Hello students, a very good morning to all of you. First of all, congratulations to one and all. आप सभी थर्ड ईयर में प्रमोट कर गए, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आप लोग की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 1 जुलाई से। आप लोग को पता है कि काफ़ी लोग क्लास ले भी रहे हैं, बट उनमें से कुछ लोग हैं जो आपका रेगुलर एब्सेंट हो रहे हैं। और जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में हैं, प्लीज़ उनको इन्फॉर्म कर दें कि क्लास रेगुलर लें। अदरवाइज़ सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, सबको पता है, ठीक है ना। तो एब्सेंटी ना हो, अदरवाइज़ बाद में इनको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आपको पता होगा सारी सब्जेक्ट कौन ले रहा है, ठीक है ना। जो आपका मेकाट्रॉनिक्स है वो डॉक्टर नीरज जैन ले रहे हैं, नीरज जैन सर ले रहे हैं। आपके एचओडी सर आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ले रहे हैं। सुरेंद्र यादव सर हैं, वो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ले रहे हैं। कल्याण सर हैं आपका हीट एंड मास ट्रांसफ़र ले रहे हैं, ठीक है। शेखर कौशिक सर हैं आपका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। और डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट जो फर्स्ट है वो मैं खुद ले रहा हूँ, ठीक है ना। इस साल भी आपका मेंटर मैं ही हूँ। तो ये थोड़ा 3 सब्जेक्ट हैं आपको, जैसे आपका मेकाट्रॉनिक्स है ना, हीट एंड मास ट्रांसफ़र है और डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। इस पे थोड़ा आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। और बाकी जो रिमेनिंग 3 हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन जैसे है आपका या ऑटोमोबाइल बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है ना। आप बहुत ब्रॉड एरिया कवर करते हैं, खास करके प्रोडक्शन तो बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, ठीक है। बट ये है कि थोड़ा जैसे डिज़ाइन वगैरह है या हीट ट्रांसफ़र है, वो थोड़ा सा इन दोनों में थोड़ा सा टफ पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आपका जो आज का पहला क्लास है, फर्स्ट सेशन है ये कह सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली जो फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ मशीन फर्स्ट की, ठीक है। तो ये बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड है आपका, ठीक है ना। एक तो आपका ये मटेरियल्स के बारे में है आपका, इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल, ठीक है ना। दैट मीन्स इसके अंतर्गत हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, आपका ये कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद आपका सेकंड आ जाएगा आपका उसमें हम लोग डिज़ाइनिंग कंसिडरेशन पढ़ेंगे, डिज़ाइनिंग कंसिडरेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, या आप कह सकते हैं सेकंड दूसरी लैंग्वेज में मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन इन डिज़ाइन। मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन में बेसिकली 4 पार्ट आते हैं, 4 से 5 आपका प्रोसेस है, आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग के। पहला आपका जैसे कोई भी हो सकता है, कास्टिंग हो सकता है आपका, फोर्जिंग कंसिडरेशन हो सकते हैं आपका, या मेटल जॉइनिंग कंसिडरेशन है, दैट मीन्स बेल्डेड जॉइंट वेल्डिंग हो गया आपका, ठीक है ना। या फिर आपका मशीनिंग हो गया, या आपका पाउडर मेटलर्जी, यानी कि बेसिकली आपको 4 ही यहाँ पे 4 डिज़ाइन कंसिडरेशन है, वो आपको कवर करना पड़ेगा सेकेंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में आपका यही है बेसिकली, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि मशीन डिज़ाइन होती क्या है। आपका मशीन डिज़ाइन कहें या फिर डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट कहें, ठीक है। दैट मीन किसी भी कंपोनेंट के डिज़ाइन के लिए आपका, या कोई भी मशीन कंपोनेंट आप बना रहे हैं या मार्केट में नया ला रहे हैं कुछ भी, तो उसके लिए ना किस किस आपका स्टेप से होकर के आपको जानना पड़ता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको मशीन डिज़ाइन को डिफाइन किया जाता है। जैसे आपको सबसे पहले आपको मार्केट सर्वे करना पड़ता है, आपको वहाँ पे मार्केट में नीड पता करनी पड़ती है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या इस पर्टिकुलर कंपोनेंट की आपको यहाँ पे मार्केट में ज़रूरत है कि नहीं, ज़रूरत आवश्यकता है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप क्या बोलते हैं उसका क्या बोलते हैं आप एजम्पशन, दैट मीन्स आपको उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है ना। आइडिया तैयार करते हैं, ठीक है ना। डिज़ाइन करते हैं उसको, ठीक है, डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है। उसमें आपका क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग मेथड आप अपनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमेशा आपका अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ज़रूर रखते हैं कि इन केस आप यदि फेलियर होता है, ठीक है। क्योंकि एक आपका उसकी एक कॉस्ट फिक्स की जाती है डिज़ाइनर के थ्रू ना, बट कौन सा मटेरियल आप ले रहे हो, कौन सा प्रोसेस आप अपना रहे हो, इन सब के चलते कई बार क्या हो गया, मान लीजिए कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है ना। उसकी लाइफ कम हो गई, मान लीजिए जब टेस्ट करते हैं आप एनडीटी के थ्रू, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड होते हैं ना, यदि आप उनके थ्रू जैसे चेक करते हैं, ठीक है ना। या आपका मैकेनिकल टेस्टिंग मेथड है, उनसे जो प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं, ठीक है ना। तो उन सब के चलते मान ली कई बार कॉस्ट बढ़ जाती है, या उसकी उतना रिलायबल नहीं रह पाया, उतनी लाइफ नहीं है, उतना इफिशियंट नहीं है, तो एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। तो इन सब के चलते आपका मशीन डिज़ाइन को डिफाइन किया जाता है, इन सबको इन्वॉल्व करते हुए। आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, मशीन is the use of scientific principles, technical information, and imagination in the description of machine or mechanical system to perform specific function with maximum economy and efficiency। इस बात पे खास हाईलाइट करिएगा, विद मैक्सिमम इकोनॉमी एंड इफिशियंसी, ओके। दैट मीन्स कोई सा भी मैकेनिकल कंपोनेंट है, कोई सा भी डिवाइस है आपका, जिस पर्टिकुलर टास्क के लिए उसको आपका दैट मीन्स उसका प्रोडक्शन किया जा रहा है,
ठीक है ना, वो आपका दैट मीन्स मैक्सिमम इकोनॉमी मतलब आपका वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल हो, दैट मीन्स सस्ता हो, उसकी इफिशियंसी अच्छी होनी चाहिए, वो रिलायबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब उसमें इन सबको ये तभी आपका परफॉर्म हो पाएगा, ये सब सारी चीज़ आपको तभी ऑप्ट कर पाओगे, मिल पाएंगी जब वो आपका हर एक कोई सा भी कंपोनेंट है वो किसी न किसी आपका कई सारे आपका साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं उनके उनसे होकर गुजरता है। कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती हैं डिजाइनिंग के पहले ना, इमेजिनेशन है आपका, दैट मीन्स आपको आपको अपनी सोच थोड़ा सा डेवलप करनी पड़ती है उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह से आप मशीन डिज़ाइन को डिफाइन करते हैं। फिर से कह रहा हूँ, ये आपका कहीं भी आप जैसे है ना इसको आपको लर्न कर लेना चाहिए। ठीक है ना, नेक्स्ट आपका है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ मशीन एलिमेंट्स। दैट मीन्स जो ये सारी चीज़ आपका जो कोई सी मशीन एलिमेंट को आपका डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन सी आपका रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अ मशीन कंसिस्ट ऑफ मशीन एलिमेंट्स, ईच पार्ट ऑफ मशीन which has motion with respect to some other part is called a machine element। दैट मीन्स कोई सा भी आपका मतलब कि कोई सा भी कंपोनेंट आपका मशीन एलिमेंट कब कहलाता है, जब वो किसी अदर पार्ट के रिस्पेक्ट में आपका रिलेटिव मोशन में हो। ठीक है, चाहे आपको किसी फिक्स पार्ट के रिस्पेक्ट में हो या कोई मूवेबल पार्ट हो, ठीक है, ये आपको मैटर नहीं करता। ओके, बट रिलेटिव मोशन आपको होना चाहिए। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ईच मशीन एलिमेंट में कंसिस्ट ऑफ सेवरल पार्ट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड सेपरेटली। ये तो आपको पता ही है कि पर्टिकुलर एक मशीन के कई सारे पार्ट हैं आपका, और हर एक पार्ट की आपका मैन्युफैक्चरिंग आपका अलग होती है। ऐसा नहीं है, कई बार आपका जैसे मान लिया हम एग्जांपल ले रहे हैं आपका, जैसे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक है ना, तो कई बार कई छोटे पिस्टन होते हैं उनमें 2-3 पार्ट की आपका जो कास्टिंग है, ठीक है, वो एक साथ हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। तो ये लेकिन मोस्टली आपका जो पार्ट्स होते हैं ना उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो अलग अलग मेथड से होते हैं, और एक ही कंपोनेंट कई मेथड से तैयार किया जा सकता है, कई सारे आपको प्रोसेस से तैयार किया सकता है। हो सकता है इंडिविजुअली आपका एक मेथड से तैयार हो जाए, और हो सकता है आपका 2 या 3, मतलब कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कोई सही पर्टिकुलर कंपोनेंट कास्टिंग से भी तैयार हो सकता है, फोर्जिंग से भी तैयार हो सकता है, और वो मशीनिंग से भी तैयार हो सकता है। लेकिन कौन सा मटेरियल आपका वहाँ पे उस कंपोनेंट में यूज़ किया जा रहा है, और उस पर्टिकुलर मटेरियल में कौन सा प्रोसेस बेस्ट रहेगा, दैट मीन्स आपका वहाँ पे कास्टिंग वेस्ट रहेगी, ठीक है ना, या फोर्जिंग वेस्ट रहेगी, मशीनिंग वेस्ट रहेगी, या फिर वेल्डिंग आपका मेटल जॉइनिंग वेस्ट रहेगा। तो वो आपको डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है ना, विद आपका दैट मीन्स उस क्या देखते हुए, उसको आपका इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखते हुए आपका, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन देखते हुए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दैट मीन्स आपको उसकी रिलायबिलिटी को देखते हुए, उसकी लाइफ कितनी जा रही है, ये सबको देखते हुए हम लोग ये सारी चीज़ें आपका डिसाइड करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, a rolling contact bearing is a machine element and it consists of an inner race, outer race, cage and rolling elements like balls। आपको पता है ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, कि जैसे कोई कोई रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग है, मान लिया कोई बियरिंग का एग्जांपल लिया है, उसमें एक आउटर सरफेस होता है, ठीक है ना, जो हल्का सा इनर की अंदर की तरफ बेंड रहता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, वो होता है आपका एक इनर रेस और एक आउटर रोस, दोनों के बीच में स्लॉट कटा रहता है आपका, जिसे हम लोग केज बोलते हैं, जिसमें आपका रोलिंग एलिमेंट से आप हम लोग फिल करते हैं। और रोलिंग एलिमेंट से आपका दोनों चीज़ होती हैं, हो सकता है आपका रोल हो सकते हैं, हो सकता है बॉल हो सकता है रोलर हो सकता है बॉल हो। यदि बॉल है आपका तो उसे मतलब जो स्फेरिकल शेप में रहते हैं आपका, ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, बॉल बेरिंग बोलते हैं। उसी की जगह दे दी हम लोग क्या है आपका सिलेंड्रिकल शेप की आपका बीच में एलिमेंट यूज़ करते हैं, तो उसे बोलते हैं रोलर बेरिंग। ठीक है, तो बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग आपका दोनों वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है ना, मशीन एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप में आपका क्लासिफाई किया गया है, एक है आपका जनरल ग्रुप एंड स्पेशल पर्पज मशीन एलिमेंट्स। अब जो जनरल ग्रुप जो आपका देखिए 2 है ग्रुप, एक जनरल पर्पज है आपका, दूसरा आपका स्पेशल पर्पज मशीन एलिमेंट। ओके, इन जनरल पर्पज मशीन एलिमेंट्स इंक्लूड शाफ्ट्स, कपलिंग, क्लचेज, बियरिंग, स्प्रिंग्स, गियर एंड मशीन फ्रेम्स। मतलब ये कहीं भी आपका रैंडमली कहीं भी आपका यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं आपका जनरल पर्पज मशीन एलिमेंट्स। ओके, यदि स्पेशल पर्पज की बात किया जाए तो स्पेशल पर्पज मशीन एलिमेंट्स इंक्लूड पिस्टन्स, वॉल्व और स्पिंडल। स्पेशल पर्पज मशीन एलिमेंट्स आर यूज ओनली इन सर्टेन टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, दैट मीन्स कुछ निश्चित आपका जहाँ पे ना एप्लीकेशन है वहीं पे हम लोग इनका यूज़ करते हैं। ठीक है ना, क्लियर है, जैसे वॉल्व और स्पिंडल है आपका, ठीक है, कहाँ पे यूज होना है, ठीक है, ये स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रेरी जनरल पर्पज मशीन एलिमेंट्स आर यूज इन अ लार्ज नंबर ऑफ मशीन। अब जो जनरल पर्पज मशीन एलिमेंट है वो क्या है आपका, कई सारे मशीनों में आपका यूज होते हैं, इसीलिए उनको जनरल पर्पज बोल दिया गया। ठीक है ना, the broad objective of designing a machine element is to ensure that it preserves its operating capacity during the
ड्यूरिंग द स्टूपिडेटेड सर्विस लाइफ विद मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। दैट मीन्स क्या होना चाहिए आपका, उसकी दैट मीन्स जो भी उसकी सर्विस लाइफ है आपका, दैट मीन्स वो आपका मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए आपका, उसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है आपका वो कम होना चाहिए, सेटअप कॉस्ट है वो कम होना चाहिए। कुल मिला के आपका जो डिज़ाइनर जो है वो उसका जो मेन गोल रहता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो ये रहता है कि वो आपका जो उसकी उसकी कैपेसिटी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी होते हुए, ठीक है ना, उसकी कॉस्ट कम रहे। ठीक है, इन ऑर्डर टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव, और ये सब चीज़ को आपको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, द मशीन एलिमेंट्स टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग बेसिक रिक्वायरमेंट्स विच आर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मशीन एलिमेंट। ये सब तभी प्राप्त होंगी जब ये सारे आपका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसमें इनबिल्ड होनी चाहिए, वो सारी इसमें उपस्थित होनी चाहिए। ठीक है ना, तभी आप ये सारे आपका पैरामीटर आप फुलफिल कर पाओगे, सारी प्रॉपर्टीज आप ऑप्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो उसमें पहला जो प्रॉपर्टी है मैकेनिकल प्रॉपर्टी में पहली फर्स्ट आती है आपका स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ आपको पता ही है कि कोई मटेरियल है आपका जो कि जितना ही आपका लोड सस्टेन कर सकता है आपका, दैट मीन्स कि जितना उस लोड का अपोज कर सकता है विदाउट फेलियर, ठीक है ना, विदाउट फ्रैक्चर, तो वो उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है। ठीक है, आप बुकिश लैंग्वेज में एक बार देख लें, ए मशीन पार्ट शुड नॉट फेल अंडर द इफेक्ट ऑफ द फोर्सेज दैट एक्ट ऑन इट। जो भी फोर्स आप उस पर्टिकुलर मशीन कंपोनेंट में लगाया जा रहा है उसके कारण से वो कंपोनेंट आपका फेल नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव सफिशियंट स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ आपका मोर देन एनफ होनी चाहिए, दैट मीन्स पर्याप्त होनी चाहिए टू अवॉइड फेलियर को रोकने के लिए, आइदर ड्यू टू फ्रैक्चर और ड्यू टू जनरल इंडिंग। अब वो फेलियर किसी भी तरीके से हो सकता है आपका, या दैट मीन्स आपका जैसे मान लीजिए कोई डक्टाइल मटेरियल है तो उसमें जो फेलियर होता है आपको पता है ईल्डिंग के कारण होता है, ईल्ड स्ट्रेंथ के कारण, तो चाहे जनरल ईल्डिंग के कारण हो, या फिर आपको कोई मान लिया क्या बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल है तो उसमें क्या होता है आपका ईल्डिंग ना होकर के डायरेक्ट फ्रैक्चर होता है, दैट मीन्स वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ पर फेल करता है। ठीक है ना, तो फेलियर किसी भी तरीके से होना चाहिए होगा तो उसको वो अवॉइड करें, उस फेलियर से आपको बच सके, उसकी इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ओके, सेकेंड वन इज रिजिडिटी। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपका रिजिडिटी। अ मशीन कंपोनेंट शुड बी रिजिड, दैट इज इट शुड नॉट डिफ्लेक्ट और बेंड टू मच ड्यू टू फोर्सेस और मोमेंट्स दैट एक्ट ऑन इट। क्लियर हो रहा होगा, एक मशीन कंपोनेंट शुड बी रिजिड, वो आपका मतलब रिजिड मतलब कि दृढ़ होना चाहिए, दैट मीन फोर्स लगाने पर वो इजीली डिफॉर्म नहीं होना चाहिए, दैट मीन ना तो ये डिफ्लेक्ट हो ना ही आपका बेंड हो। ठीक है, क्लियर है। A transmission shaft in many times designed on the basis of lateral and torsional rigidity। ट्रांसमिशन शाफ्ट का जो आपका हर एक चीज़ का डिजाइनिंग क्राइटेरिया होता है, जहाँ पे फेल होता है दैट मीन्स मैक्सिमम जो लोडिंग कंडीशन होती है वो उसका डिजाइनिंग क्राइटेरिया होता है। ठीक है ना, जैसे डक्टाइल मटेरियल है वो यील्ड स्ट्रेंथ पे फेल होता है आपका, तो उसका जो आपका क्या बोलते हैं उसका जो डिजाइनिंग क्राइटेरिया है आपका वो SYT होता है, दैट मीन्स यील्ड स्ट्रेंथ। जो आपका ब्रिटल मटेरियल है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे फेल होते हैं, तो उसका जो डिजाइनिंग क्राइटेरिया होता है SUT होता है। जहाँ पे साइक्लिक लोडिंग रह रहा है आपका, लोडिंग पैटर्न आपका क्या है आपका बार बार रिपीटेड टास्क हो रहा है। ठीक है ना, दैट मीन्स जहाँ पे फटीक लोडिंग आ रही है, ठीक है ना, फटीक मतलब आपका एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना। ठीक है, फटीक का जनरल मीनिंग वैसे तो क्या होता है, टाइम से पहले प्री मेच्योर फेलियर जहाँ पे आता है, प्री मेच्योर फेलियर जहाँ पे फेल होना चाहिए उससे पहले कोई मटेरियल आपका फेल हो गया तो वो आपका साइक्लिक लोडिंग में आता है, जहाँ पे क्राइटेरिया आता है आपका फटीक लोडिंग का। ठीक है ना, अब फटीक के कारण जहाँ फेल होता है वहाँ पे जो डिजाइनिंग क्राइटेरिया आता है वो आता है एंड्योरेंस स्ट्रेंथ का। ठीक है ना, जैसे यील्ड स्ट्रेंथ हो गया, टेंसाइल के लिए हो गया, ठीक है ना, डक्टाइल मटेरियल के लिए ब्रिटल के आपका SUT हो गया, जहाँ पे आपका फटीक आएगा वहाँ पे क्या जाएगा एंड्योरेंस स्ट्रेंथ आता है। ठीक है ना, यहाँ पे आपका जहाँ पे लैटरल एंड टॉर्जनल रिजिडिटी आएगा, ठीक है ना, दैट मीन्स आपका जहाँ भी आपका टॉर्जन आएगा, यहाँ पे ट्विस्ट आएगा वहाँ पे लैटरल एंड टॉर्जनल रिजिडिटी आ जाता है। ठीक है, इन दीज केसेस मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन एंड परमिसिबल एंगल ऑफ ट्विस्ट आर द क्राइटेरिया ऑफ डिजाइन। ठीक है, यहाँ पे डिजाइनिंग क्राइटेरिया क्या होगा, परमिसिबल एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा, ठीक है, क्लियर है, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, थर्ड वन इज वियर रेजिस्टेंस। वियर आपको दैट मीन्स पता है ना, टूटना फूटना। वियर इज द मेन रीजन फॉर पुटिंग द मशीन पार्ट आउट ऑफ ऑर्डर। बियर एक बहुत बड़ा कारण होता है जो मशीन क्या कहता है आपका आउट ऑफ ऑर्डर रखता है। इट रिड्यूसेस यूजफुल लाइफ ऑफ द कंपोनेंट, दैट मीन्स ये क्या करता है उसकी, दैट मीन्स उसकी लाइफ को कम करता है, ये उसकी यूजफुलनेस को, उसकी उपयोगिता को, उसकी यूटिलिटी को ये क्या करता है, कम करता है। वियर आल्सो लीड्स टू द लॉस ऑफ एक्यूरेसी ऑफ मशीन टूल्स। उसकी एक्यूरेसी उतना प्रिसाइज नहीं मिल पाएगा आपको, उसकी एक्यूरेसी को भी कम करता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वियर सच एज अब्रेसिव वियर, करोजिव वियर एंड पिटिंग फेलियर। ओके, इस टाइप का आपका ये वियर होते हैं आपका, अब्रेसिव वियर हो सकता है, कॉरोजन के कारण से वियर हो सकता है आपका, यहाँ पे आपका थर्मल के कारण से आपका पिटिंग फेलियर हो सकता है। ठीक है,
Surface hardening can increase the wear resistance of the machine components such as gears and cams। जहाँ पे आपको यदि चाहते हो कि आपका ये सारे वियर एंड टीयर ना हो, वियर रेजिस्टेंस आपको, वियर स्ट्रेंथ आपको बढ़ानी है, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए आपको, वहाँ पे सरफेस आपको हार्ड रखना चाहिए। दैट मीन्स वहाँ पे कार्बन परसेंटेज आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे आपको, जैसे कि जो हम लोग केस हार्डनिंग करते हैं ना, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग के थ्रू, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे आप कर सकते हैं, आप यदि वियर रेजिस्टेंस आपको उसकी बढ़ाना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका मिनिमम डायमेंशंस एंड वेट। ऑब्वियस सी बात है, मिनिमम डायमेंशंस, दैट मिनिमम डायमेंशन का इससे क्या फ़ायदा रहेगा आपका, जो भी आपका मशीन कंपोनेंट रहेगा वो कॉम्पैक्ट रहेगा, लेस स्पेस रिक्वायर्ड करेगा, ठीक है। अब वेट की वजह कम स्पेस रहेगा तो आपका चांसेस भी, आपका वेट भाई क्या रहेगा, आपका कम रहेगा, जिसके कारण क्या होता है, इनर्शिया हमेशा आपका कम लगेगा। ओके, ए मशीन पार्ट शुड बी सफिशियंटली स्ट्रॉन्ग, rigid and wear resistant and at the same time with minimum possible dimensions and weight। दैट मीन्स क्या कह रहा है कि आपका उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, रिजिड होना चाहिए वो, ठीक है, उसकी वियर रेजिस्टेंस होने के साथ साथ उसी समय पर वो क्या हो, आपका मिनिमम पॉसिबल डायमेंशन होनी चाहिए, कम से कम आपको उसकी डायमेंशन हो, कम से कम उसका वेट हो। दिस विल रिजल्ट इन मिनिमम मटेरियल कॉस्ट। इससे क्या होगा, उसकी लागत बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरेबिलिटी। दैट मीन्स क्या है, बोल रहा है आपका वो मैन्युफैक्चरेबल हो। दैट मीन्स आपका उसमें कोई सा भी मशीनिंग जिस जो हम जो दैट मीन्स जिस प्रोसेस से हम उसको ईजिली आपका मैन्युफैक्चर्ड कर सके, उसका प्रोडक्शन कर सके, वो प्रोसेस उसमें हम कर सकें। चाहे वो आपका वेल्डिंग से आपका ईजी हो सकता है, वेल्डिंग कर सकते हैं, आपका मशीनिंग कर सकते हैं, या फिर आपका दैट मीन्स कास्टिंग या फोर्जिंग, जो प्रोसेस उसमें अपनाना चाहे वो आपको उसमें अपना सकें। ओके, मैन्युफैक्चरेबिलिटी इज द ईज ऑफ फैब्रिकेशन एंड असेंबली। The shape of the material of the machine part should be selected in such a way that it can be produced with minimum labor cost। इस तरीके से बनाना चाहिए कि उसमें कम, उसको असेंबल करने के लिए क्या हो, आपका कम से कम आपका लेबर कॉस्ट लगे, एक लेस स्किल्ड वर्कर भी आपका वो इजीली उसको असेंबल कर सके। ओके, नेक्स्ट वन इज सेफ्टी। देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका वो है। दैट मीन्स आपका यदि कोई हम लोग कोई डिज़ाइनर है आपका, वो एक सेफ डिज़ाइन तैयार कर रहा है, तो जिससे जो क्या बोलते हैं अटेंडर है, ठीक है ना, जो वहाँ पे उसको उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को आपका ऑपरेट कर रहा है या ऑपरेटर कह सकते हैं, उससे क्या होगा, वो सेफ फील करेगा ना। तो द शेप एंड डायमेंशन ऑफ द मशीन पार्ट शुड इंश्योर सेफ्टी टू द ऑपरेटर ऑफ द मशीन। ओके, the designer should assume the worst possible conditions and apply fail safe or redundancy principle in such cases। इसमें दैट मीन रिडंडेंसी आपको प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए, सेफ आप दैट मीन्स फेल होने के चांसेस बहुत कम हो, ठीक है ना। वो कह रहा है आपका वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन टू अप्लाई फेल सेफ। ओके, दैट मीन्स फेल आपका नहीं होना चाहिए। ओके, सेवंथ है आपका कन्फॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड्स। कन्फॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड्स दैट मीन्स हर एक चीज़ को, किसी भी कंपोनेंट बनाने के लिए कुछ ना कुछ आपका एजम्पशन है, कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। उसको यदि आप स्टैंडर्डाइजेशन रखेंगे, ठीक है ना, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट रखेंगे, तो उससे बहुत सारी चीज़ें आपको एडवांटेज मिलेंगे। और पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, उसके बताएंगे इसके बारे में कि स्टैंडर्ड प्रोडक्ट से आपको यदि आप ऑप्ट करते हैं, इसका प्रोसीजर आप ऑप्ट करते हैं, स्टैंडर्ड मटेरियल आप यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो उससे बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत सारे आपके एडवांटेज मिलेंगे, ठीक है ना। अब मशीन पार्ट शुड कंफर्म द नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ओके, कवरिंग द प्रोफाइल, डायमेंशनल, ग्रेड एंड मटेरियल, ठीक है। और स्टैंडर्ड से आपका सबसे होता है इंटरचेंजेबिलिटी को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। इंटरचेंजेबिलिटी मीन्स जहाँ पे इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकें, ठीक है। ये टर्म भी आगे आएगा, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग डिटेल में। इंटरचेंजेबिलिटी और स्टैंडर्डाइजेशन जो है आपका, एक शॉर्ट नोट्स आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका रिलायबिलिटी। Reliability is the probability that a machine part will perform its intended function under desired operating condition over a specific period of time। जिस जिस आपका जिस लाइफ के लिए उसको डिज़ाइन किया गया है, जिस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिस पर्टिकुलर टास्क के लिए उसको डिज़ाइन किया गया है, तो उसको विदाउट फेल हुए, ठीक है, वो फंक्शन को आपका दैट मीन्स आपका पूरी तरह से परफॉर्म करता हुआ, ठीक है, वो एक पूरी अपनी लाइफ यदि आपका दैट मीन्स एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक वो चलता है, तब हम कहते हैं कि उसकी आपका वो पर्टिकुलर कंपोनेंट रिलायबल है, ठीक है ना। दैट मीन्स वो आपका उसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट मीन्स टास्क को परफॉर्म करने की, और एक निश्चित टाइम तक वहाँ पे उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते रहे, ठीक है ना, तो तब हम कहेंगे कि वो आपका कंपोनेंट रिलायबल है, ठीक है। अ मशीन पार्ट शुड बी रिलायबल दैट इज
इट शुड परफॉर्म इट्स फंक्शन सेटिस्फैक्टरीली ओवर इट्स लाइफ टाइम। जब जिस लाइफ के लिए उसको डिज़ाइन किया गया है, जितनी लाइफ के लिए, ठीक है ना, तब तक वो क्या है आपका, यदि आपका सेटिस्फैक्टरीली पूरी पूरी आपका पूरी तरह से उस फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो हम कहेंगे कि हाँ, ये कंपोनेंट आपका रिलायबल है और रिलायबल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी, अ मशीन पार्ट शुड बी मेंटेनेबल, दैट मीन्स आपको उसकी सर्विसिंग आप इजीली कर सकें आपका, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगे, आपका सर्विसिंग कॉस्ट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मेंटेनेबिलिटी इज द ईज विद विच अ मशीन पार्ट कैन बी सर्विस्ड और रिपेयर्ड, दैट मीन ईजिली आपका सर्विसिंग हो सके, ईजिली आप रिपेयर कर सकें, ठीक है, यदि उसमें कोई डैमेज होता है तो, ठीक है। नेक्स्ट आपका मिनिमम लाइफ साइकिल कॉस्ट, दैट मीन्स आपका सेटअप कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, या फिर आपका जो क्या बोलते हैं इन्वेंट्री कॉस्ट हो गया, ठीक है, सर्विसिंग कॉस्ट, दैट मीन जो ओवरऑल आपका लाइफ साइकिल कॉस्ट है आपका, वो कम से कम होनी चाहिए। लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ ए मशीन पार्ट इज द टोटल कॉस्ट टू बी पेड बाय द परचेजर फॉर परचेजिंग द पार्ट एंड ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग इट ओवर इट्स लाइफ, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल जो कॉस्ट होती है आपका, वो कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके कुछ आपका पैरामीटर्स है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जिनके चलते क्या है आपका, यदि आप इनको ऑप्ट करेंगे, ठीक है, यदि ये कंपोनेंट में है, ठीक है, तो क्या होगा, उनकी लाइफ आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यही आपके बेसिक रिक्वायरमेंट्स थे। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपका आईएस कोडिंग ऑफ वेरियस मटेरियल्स, ठीक है ना, दैट मीन्स आईएस कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे आपका, ठीक है। दैट मीन्स हर किसी भी कंपोनेंट को आपका वहाँ पे कोर्स दिए गए हैं, जैसे कि बेसिकली बात की जाए ना, हम लोग जो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं आपका स्टील का या एलॉय स्टील का आपका, ठीक है। तो जो स्टील का डिजिग्नेटेड है, दैट मीन्स आपका इनकी जो कोडिंग है आपका, वो बहुत 10,000 टाइप के आपका स्टील्स हैं जो अवेलेबल हैं, और इनके कोड्स होते हैं, डेटा बुक में सब दिए रहते हैं। तो जहाँ पे जो भी चीज़ आपका रिक्वायर्ड रहता है पर्टिकुलर स्टील के लिए, क्या कोड है इसके, इस कोड की आपका यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी है, फटीग स्ट्रेंथ कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। A large number of a large number of varieties of steel are used for machine components। बताया मैंने, कई मशीन कंपोनेंट्स के लिए आपको बहुत सारे कोड्स हैं, बहुत सारी वैरायटी हैं स्टील की जो कि यूज होती हैं। स्टील्स आर डिजिग्नेटेड बाय द ग्रुप ऑफ लेटर्स और नंबर इंडिकेटेड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स आपका इसका जो ग्रुप बनाते हैं हम लोग, जो नाम देते हैं कि ये स्टील है, ठीक है, उसमें आपका कई सारे आपका लेटर हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं, ठीक है। और वो आपका टोटल क्या क्या चीज़ आपका वहाँ पे इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका वो क्या बताते हैं, आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ को बताते हैं, कार्बन कंटेंट बताते हैं आपको कि कितना कार्बन परसेंटेज है, एंड कंपोजिशन ऑफ एलोइंग एलिमेंट्स, और आपका उसमें कितना जो अदर एलिमेंट, जो एलोइंग एलिमेंट्स हम लोग कितना अवेलेबल है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको कोड्स आपका वो बता देते हैं, ठीक है। स्टील्स विच आर स्टैंडर्डाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ दियर टेंसाइल स्ट्रेंथ विदाउट डिटेल्ड केमिकल कंपोजिशन आर स्पेसिफाइड बाय टू वेज, दैट मीन्स उसके आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ को आपका डिफाइन करने का आपका ये जो स्टील है उसको दो तरीके हैं। अ सिंबल एफ ई, पहला पहला मेथड, अ सिंबल एफ ई फॉलोड बाय द मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये फिर से बोल रहा हूँ आपका, खाली यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ को यदि आपको जानना है, उसमें एलोइंग एलिमेंट्स आपका या केमिकल कंपोजिशन कितना है, ये यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है, जो इस टाइप की जो स्टील है, ठीक है ना, उसको आपका डिफाइन करने के लिए सिंपल आपका एफ ई आपका जो टर्म है, जो एफ ई आपका है, एफ ई आपका यूज आता है, और उसके सामने आपका मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ठीक है। जैसे मान लिया एफ ई 200 लिख दिया मैंने, ठीक है, तो एफ ई 200 क्या होगा, एफ ई तो आपका ये तो स्टील का कोड हो गया आपका एफ ई 200, और जो 200 है आपका उसमें क्या है, वो एस वाई टी है, उसकी यील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है, क्लियर है। या तो देखो, एक तो एफ ई हो आपका, दूसरा आपका एफ ई कैपिटल ई, एफ ई ई, दो तरीके है ना, तो एक एफ ई हो सकता है और दूसरा एफ ई हो जाएगा था। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे एफ ई 360 इंडिकेट्स स्टील विद अ मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 360 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और इसी तरह से आपका एफ ई ई 250 है आपका, जो इंडिकेट करता है टेंसाइल स्ट्रेंथ की यील्ड स्ट्रेंथ को 250 न्यूटन। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका द डिजिग्नेशन ऑफ प्लेन कार्बन स्टील कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग थ्री क्वांटिटीज, ठीक है ना, वो आपका एक इस तरह कई तरह की स्टील है आपका, ठीक है। ये आपका सेकेंड टाइप का दिया हुआ है। अब इसमें क्या आपका ए फिगर कंटेनिंग 100 टाइम्स द एवरेज परसेंटेज ऑफ कार्बन, प्लेन कार्बन स्टील में आपका कि सबसे पहले क्या रहेगा आपका, जिसमें कार्बन परसेंटेज आएगा उसका 100% उसमें दिया है। यदि कहने का मतलब ये है
कि यदि मान ली 200 C दिया है, ठीक है, तो वो 100 से मल्टीप्लाई हुआ है तो उसको 100 से डिवाइड करेंगे, दैट इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2% कार्बन है उसमें। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो क्या हुआ, यहाँ पे 100 टाइम्स ऑफ एवरेज परसेंटेज ऑफ कार्बन हो गया, ए लेटर्स कैपिटल सी आपका आएगा, और ए फिगर इंडिकेटिंग 10 टाइम्स द एवरेज परसेंटेज ऑफ मैग्नीज। इससे क्या क्लियर हो रहा है कि प्लेन कार्बन स्टील में आपका कार्बन के साथ साथ मैग्नीज भी होता है, ठीक है, लेकिन कितना, 10 टाइम्स। तो देखिए एग्जांपल आप देखें, क्लियर हो जाएगा आपको। 55C4 इंडिकेट्स अ प्लेन कार्बन स्टील विद 0.55% कार्बन एंड 0.4% मैग्नीज। ओके, तो इसका मतलब क्या है, आपका 55 था तो 100% होता है, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.55% कार्बन आ गया। अब 4 आ रहा है तो 10% होता है मैग्नीज, तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.4% आपका मैग्नीज आ गया। ठीक है, अब देखिए इसी में आगे दिया है आई स्टील विद 0.35 टू 0.45 कार्बन एंड 0.7 टू 0.95% मैग्नीज। अब इससे आपको कोड तैयार करना है, ठीक है ना। तो 0.35 0.45 का एवरेज क्या हो जाएगा, 0.40 हो गया। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आपका, 40 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, कार्बन का कैपिटल सी आ जाएगा, तो 40C हो गया। और 0.7 टू 0.9% मैग्नीज दिया है, तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, 0.8। ये कितना होगा, 10% है आपका, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। दैट मीन्स जिससे यहाँ से कोड क्या तैयार होगा, 40C8, जो आपका आगे दिया हुआ है यहाँ पे। क्लियर है? तो इस तरह से आपका छोटी छोटी प्रॉब्लम है आपका भंडारी में दी हुई है, वी भंडारी या फिर RS खुरमी में, वहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, द डिजिग्नेशन ऑफ अनएलॉयड फ्री कटिंग स्टील कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। अब देखो कई टाइप्स की स्टील बताया ना। अब जैसे अनएलॉयड फ्री कटिंग स्टील के बारे में बात किया है, तो कुछ चीज़ें कॉमन है। 100% आपका कार्बन परसेंटेज हो गया, कैपिटल लेटर सी हो गया ना, 10 टाइम्स ऑफ एवरेज परसेंट ऑफ मैग्नीज भी हो गया। बस अब यहाँ पे क्या है आपका, एक चीज़ आपका यहाँ फ्री कटिंग स्टील में, यहाँ पे कोई ना कोई एक आपका एलॉइंग एलिमेंट जरूर आ रहा है आपका, ए सिंबल एस, यानी कि सल्फर, एसई सेलेरियम, टीई टेलेरियम, और पीबी लेड। दैट इनमें से कोई ना कोई आपका उसमें जरूर प्रेजेंट होगा, वो भी कितना, ए फिगर इंडिकेटिंग 100 टाइम्स ऑफ द एवरेज परसेंटेज ऑफ द एबव एलिमेंट मेक द स्टील फ्री कटिंग। दैट मीन फ्री कटिंग आपका, फ्री किसी भी आपका, दैट मीन्स क्या बोलते हैं, स्टील को फ्री कटिंग स्टील आप बनाना चाह रहे हैं, तो उनमें इनका जो सल्फर, सेलेरियम, टेलेरियम और लेड, इनका किसी न किसी का आपका परसेंटेज आपका उसमें इन्वॉल्व जरूर रहेगा। जैसे एग्जांपल में आपको दिखाया गया है 25C12S14। आगे मत देखिए, खाली इस नॉमेनक्लेचर पे फोकस करिए। 25C12S14, तो 25 मतलब क्या हो गया, 0.25% कार्बन हो गया। 12 हो गया यानी कि क्या हो गया, 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.2% क्या हो गया आपका, मैग्नीज हो गया। अब S14 है तो क्या होता है, एस यानी कि सल्फर हो गया। अब 14 क्या है, 100 टाइम्स, यानी कि क्या हो जाएगा, 0.14% आपका सल्फर हो गया। तो वही आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। इस तरह से आपका आगे भी है, एलॉय स्टील है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। एलॉय स्टील में कौन कितना परसेंट है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका दिए हैं। तो ये सारा इस तरीके से आपका क्या बोलते हैं, इस तरह की कोडिंग आप कर सकते हैं। स्टील को आपका जो डिजिग्नेशन है आपका यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो ये कई सारे कंप्लीट डिजाइन ऑफ स्टील ना, हाई एलॉय स्टील के लिए आपका हम लोग यक्स यूज करते हैं, ये आ चुका है, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे आपका देख लीजिए, आपका द टर्म हाई एलॉय स्टील इज यूज्ड फॉर एलॉय स्टील कंटेनिंग मोर देन 10% ऑफ एलॉइंग एलिमेंट्स। ठीक है, बट यहाँ पे सी का यूज नहीं होता है, हम लोग लेटर क्या यूज करते हैं आपका हाइड्रो स्टील के लिए, एक्स यूज करते हैं, ठीक है ना। 100 टाइम्स ऑफ द, ये परसेंटेज आपका क्या रहता है, वही कार्बन का परसेंटेज 100% रहेगा, ठीक है। अ केमिकल सिंबल फॉर एलॉइंग एलिमेंट्स इज फॉलोइंग बाय द फिगर फॉर इट्स एवरेज परसेंटेज कंटेंट राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर। आपका नियरेस्ट इंटीजर पे हम लोग काउंट करते हैं। और कोई भी टर्म आपका कि हाई एलॉय क्या है, जब ये कब हम लोग तय करेंगे, जब उसमें एलॉइंग एलिमेंट आपका 10% से ज़्यादा हो, ठीक है ना। जब 10% से आपका ज़्यादा हो तो आप कहेंगे कि आपका ये एलॉय एलिमेंट, ये आपका एक एलॉय स्टील है, जहाँ से जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो 25% क्रोमियम है, 12% निकेल है, ठीक है ना। दैट मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे 10% आपका इससे ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या बोलते हैं, हाई एलॉय में काउंट होगा। और इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इन प्लेस ऑफ सी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आपको कुछ पैरामीटर दिए हैं, इनकी आप एक बार रीडिंग मार लें। कोई डाउट आए तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।